नमस्कार, मैं हूं शिवदत्त नारायण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रयागराज 24x7 न्यूज। कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी की क्या रणनीति है, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, बीजेपी 80 सीट, यूपी की 80 सीट पूरी जीतने की दावा कर रही है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी रणनीति नहीं बनाती। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी के आधार पर कार्यकर्ता जनता का काम करते हैं और जनता का काम करने के बाद जनता उनको प्रतिफल के रूप में विजय देती है। सारे लोग कोरोना में घर में घुसे बैठे रहे, सपा बसपा कांग्रेस, कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता, बीजेपी की सरकारें बगैर अपने जान की परवाह किए निचले स्तर तक उन्होंने काम किया। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है, मोदी जी की गारंटी की जो बस निकल रही है, वो मोदी जी की गारंटी की बस स्वयं में काम कराने की स्वयं गारंटी है। आज चाहे आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवच हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास, चाहे शौचालय का निर्माण, चाहे गैस का सिलेंडर या कनेक्शन, चाहे सम्मान निधि 6,000 रुपए की, चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो, और चाहे मुफ्त में बालिकाओं की पढ़ाई का विषय रहा हो, या कन्या के जन्म से लेकर और उसके विवाह तक की जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज एक जवाबदेही सरकार केंद्र में है और प्रदेश में भी है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं है कि जो दल बीजेपी से कर सके। आप किसी भी दल से बात करोगे तो कहेगा कि मेरा मुकाबला भाजपा से है, और भाजपा से पूछो तो कहेगा कि मुकाबला किसी से नहीं है। हम काम करते हैं क्रिया और कर्म के आधार पर। कैडर बेस्ड पार्टी का सोने ऐसा कार्यकर्ता और साधु रूपी जनता बीजेपी को सत्ता पर आसीन कराती है। सर, इंडिया गठबंधन का यूपी में क्या? अब उनका भविष्य अंधकार में सभी जगह है। ये इंडी जो है घमंडिया, इसके 2 प्रवक्ता इन्होंने बनाए कांग्रेस के नेतृत्व में। पहला बयान दिया खरगे जी ने कि देखो, जब चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि मोदी ना जीत जाए, मोदी जीत गया तो सनातन आ जाएगा, सनातन ना आने पावे। उसके बाद उनका दक्षिण का प्रवक्ता जो है करुणानिधि के बेटे का बेटा उदयनिधि स्टैलिन, उसने कहा कोरोना जो सनातन है, मलेरिया है, डेंगू है, ये कोरोना है और इसे समाप्त करना है। उसके बाद उनका उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्र का जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी, उनको मैं प्रवक्ता इसलिए कह रहा हूं कि जो गाली देनी होती है कांग्रेस को, सनातन को और हिंदू धर्म को, तो उनके माध्यम से दिलाते हैं। उन्होंने तो यहां तो कह दिया हिंदू धर्म धोखा है, श्री रामचरितमानस को बैंड कर दो, लक्ष्मी माता का अपमान, और उसके बाद तो अब तो वो हिंदू धर्म धोखा है ये भी बोलने लगे। तो मैं समझता हूं कि सनातन को गाली देकर, हिंदू धर्म को गाली देकर जो दीवा स्वप्न देख रहा है इंडिया, जिसको कहें घमंडिया गठबंधन, उसका सपना पूरा नहीं होने वाला। पिछले से बुरी हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन को तैयार रहना चाहिए। सर, जो वर्तमान में सांसद हैं, क्या उनके टिकट कटेंगे भी क्या? नहीं, ये ऐसा प्रश्न है जो भविष्य के गर्त में है। बीजेपी में टिकट नहीं कटा करता, बीजेपी में कोई पद से नहीं हटा करता। दायित्व के परिवर्तन हर जगह होते हैं, कभी किसी को कोई दायित्व दिया जाता है, कभी कोई दायित्व दिया जाता है। तो इसको इस प्रकार की भाषा, अभी तो टिकट पे चर्चा ही नहीं शुरू हुई, तो कटना और मिलना ये सब बातें हवा के उसमें है। अभी इन पे कोई टिप्पणी तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ना हो। सर, जैसे ये होता है कि 75 पार वालों को टिकट नहीं देंगे। नहीं, अभी देखिए ऐसी बातें ये सब मीडिया की होंगी। बीजेपी में कार्यकर्ता
की क्षमता, कार्यकर्ता की योग्यता और कार्यकर्ता के प्रभाव और जीतने की क्षमता, ये आधार होते हैं टिकट के लिए। और मैं समझता हूँ ये सब निर्णय जो आप प्रश्न कर रहे हैं, इसका अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को होता है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी प्रत्याशी के बारे में निर्णय लेगी वही मान्य है। सर, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जाति गणना से भाग रही है। देखो, विपक्ष काटो, डांटो, छांटो, बांटो, जो अंग्रेजों की नीति थी उसका कांग्रेस ने प्रतिपादन किया है। जातियां 200 साल पहले नहीं थी। ये क्रिया और कर्म के अनुसार वर्ण के आधार पर लोगों का दिया गया कार्य था कि जो अध्ययन अध्यापन करेगा ब्राह्मण होगा, जो रक्षा काम करेगा क्षत्रिय होगा, जो व्यवसाय करेगा वो वैश्य होगा, जो समाज में अपने आप को सेवा के लिए समर्पित करेगा शूद्र होगा। और ये वर्ण के परिवर्तन की भी पूरी तरीके से छूट होती थी, जाति नहीं हुआ करती। जाति अंग्रेजों का सृजन है। जाति नामक बालक को, जातिवाद नामक बालक को जन्म दिया कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने, और उसको पाला पोसा बड़ा किया कांग्रेस ने। और अब उसको स्वच्छंद बनाकर एक विभत्स रूप में परिवर्तित करने का काम ये इंडी गठबंधन, जिसको घमंडिया कहते हैं, वो करने वाला है। बीजेपी के लोग जाति की बातें नहीं करते कभी। मोदी जी ने कहा है कि केवल 4 जातियां हैं। पहली जात है महिला, हमें उसका सशक्तिकरण करना है। दूसरी जात है युवा, उसे हमें रोजगार देना है और एक सकारात्मक दृष्टि में ले जाना है। तीसरी जात है किसान, जिसकी आमदनी को दुगना करना है और गांवों के पलायन को रोकना है। और चौथी जात है गरीबी, जिससे हमें ऊपर उठाना है। और 6.5 करोड़ लोगों को इन 9 साल के शासनकाल में सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया भी है। तो ये 4 जातियां हैं जिनके लिए काम करना है। ये मोदी जी का आह्वान है। और ये बांटने वाले, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ, पिछड़े को अनुसूचित से लड़ाओ, अनुसूचित को दलित से लड़ाओ, ये सब काम करने वाले लोग, ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, कांग्रेस के लोग, अब इनका अस्तित्व राजनीति में शून्य होने जा रहा है। इसलिए ये अंतिम समय में जब दीपक बुझने वाला होता है तो फड़फड़ा कर ज्यादा रोशनी करता है। इसलिए ज्यादा जातिवादी बातें करेंगे, ज्यादा अलगाववादी बातें करेंगे, इनकी बात का कोई महत्व नहीं है। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जनता को, पूरे देश की जनता को मोदी जी का संदेश है कि इस भारत को सशक्त भारत बनाना है। और सशक्त भारत बनाने के लिए निश्चित रूप में एक ही आवश्यकता है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है।